हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वर्ल्ड कप का तीसरा दिन रहा, जो कि बहुत ही अ, कह सकते हैं कि कॉमन साइड्स का मैच था, लेकिन इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि ऐसी साइड्स जो कि पहली दफा या दूसरी दफा या फिर वीकर साइड्स का मुकाबला था, लेकिन ये कि रिजल्ट वही रहा जो एक्सपेक्टेड था। देयर इज नो अपसेट, नो चेंजेस। पहला मैच हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस इटली का, और जो कि स्कॉटलैंड ने बड़े आराम से जीत लिया। दूसरा मैच हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान, जिसमें मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि ओमान थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तीसरा मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा का। तो वो भी क्या, साउथ अफ्रीका ने जो है 50 रन के मार्जिन से जीत लिया, विच इज अ गुड थिंग। बट ये टीमें जो है काफी अरसे से आपको आईसीसी के इवेंट्स में नजर आ रही हैं, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, T20 फॉर्मेट हो या 50 ओवर फॉर्मेट हो। लेकिन ये कि कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इस जगह पे कुछ चीजें होती हैं कि ये फुल टाइम क्रिकेटर्स इसमें से बहुत कम है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वीकेंड्स पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस होती है। आईसीसी के से कई दफा रिक्वेस्ट भी की गई है कि आप इन डेवलपिंग क्रिकेट नेशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो पोटेंशियल शो करते हैं, जैसे कि नेपाल है, कल नेपाल ने ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था, नेदरलैंड ने ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था, आयरलैंड ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ये जो टीमें हैं, हम इनको 20-25 साल से देख रहे हैं क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर, लेकिन ये सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में नजर आती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। फिर आपको नजर नहीं आती 2-3 साल, ना इनके साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, ना आप कोई एज सच इनके साथ कोई खास क्रिकेट परफॉर्म हो। मुझे नहीं लगता कि हम खेलते हैं। कोई भी टीम इनको प्रेफर करती है, किसी भी ना ट्राई नेशन का पार्ट बनाते हैं, या ट्राई नेशन को चाहे तो 4 नेशन में कन्वर्ट कर लें, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा क्रिकेट का एक्सपोजर मिले। डायरेक्ट वर्ल्ड कप लेवल पे आते हैं, एक दो अच्छा पोटेंशियल शो करता है, फिर अगर ये रेगुलर वे में हर साल 2-3 टूर्नामेंट्स का पार्ट बनेंगे, बेशक लिमिटेड ओवर में हो, तो इनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और साथ साथ ये कुछ अपसेट करने की सलाहियत भी रख सकते हैं, और इनको और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इन ग्राउंड्स के ऊपर। तो हम पहले मैच की बात करते हैं, स्कॉटलैंड वर्सेस इटली। स्कॉटलैंड पहली टीम बन गई जनाब। दुनिया बोल रही थी कौन सी टीम बनेगी जो पहले 200 पार करेगी, तो स्कॉटलैंड बन गई थी पहली टीम जिसने 200 रन बनाए। जॉर्ज मुंजे ने जो है वो 84 रन किए, और ब्रेंडन मिलन ने 41 रन किए। जो थे माइकल जोन्स, जो उनके ओपनर थे, उन्होंने 37 रन किए, 207 रन बड़े आराम से बनाए। इटली की टीम ने कुछ प्रॉमिसिंग शो की। मैने मैनेटी जो था उसने दिखाए कुछ प्रॉमिसिंग शॉट्स, अच्छे दिखाए उन्होंने। क्या कहते हैं, दोनों मैनेटी, ब्रांड ग्रांट और ब्रांड, दोनों ने दिखाए। लेकिन ये क्या है, सच बाकी खिलाड़ी इतना ज्यादा, स्कॉटलैंड एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 99 वर्ल्ड कप में भी वो स्कॉटलैंड की टीम मौजूद थी। आज 26 साल हो गए। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में नजर आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। बाकी इनके प्लेयर्स जो है पार्ट टाइम क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग काउंटी खेल लेते हैं कुछ सीजन के अंदर, बाकी लोग जो है वो कोई और जॉब्स कर रहे होते हैं। दे आर नॉट फुल टाइम क्रिकेटर्स। तो जिस बोर्ड के अंदर ये आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड एंड वेल्स हो, चाहे वो आईसीसी हो, इनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि ये पूरे साल क्रिकेट खेलें, तो फिर रिजल्ट्स आप बेहतर महसूस करेंगे, आपको नजर आएंगे ऑन पेपर। दूसरा मैच हमारा हुआ ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे। ओमान की टीम हमेशा एशिया कप में भी अपसेट करने की सलाहियत रखती थी, लेकिन आज जिम्बाब्वे उन पर काफी हावी हुआ, और 103 रन पे उन्हें आउट कर दिया है बस। कोई खास जो था शुक्ला और सुफियान महमूद, ये सुफियान महमूद उनके ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा खातर खान नहीं था जिसने परफॉर्म किया हो। मुजम्बरानी ने और एमेंस ने, तीनों ने और उनके जो रिचर्ड ने कारवा है, उन तीनों ने 3-3 विकेट ली। एक विकेट सिकंदर रजा के हक में आई। चेस करने के लिए गए, इट वाज अ प्रीटी ओके चेज। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने बना लिया 100 रन, और 13 ओवर में पूरा टारगेट चेस कर लिया। तो इट्स नॉट लाइक कोई अपसेट हुआ हो। तीसरा मैच हुआ जी साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में। मेरे हिसाब से कनाडा ने बुरा नहीं खेला T20 क्रिकेट में, हालांकि आखिरी ओवर में उनको तकरीबन 22-23 रन पड़ गए, वरना तो ये 190 200 से कम पे ही मुझे लग रहा था रोक लेंगे। इट वॉज नॉट बैड। शुरू में जो 3 ओवर जो बॉलिंग हो रही थी अच्छी थी, एक कैच भी गिरा डिकॉक का। अगर वो आउट हो जाता फिगर पिक्चर डिफरेंट होती मेरे हिसाब से। कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को बॉलिंग करने की आदत है, मेजोरिटी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे जो खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी हैं उसके अंदर।
पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, तो दे वर प्लेइंग गुड क्रिकेट। और मेरे हिसाब से जब चेज हुआ तो दे नो दैट कि हम, अच्छी चीज ये कि उनको ये पता था कि हम 160 170 अचीव कर लेंगे, और वो उसी टारगेट पे जा रहे थे। बीच में उन्होंने कोशिश की एक दो प्लेयर्स ने आके स्लॉग करने की, लेकिन वो स्लॉगिंग के चक्कर में 3 विकेटें गिर गई उनकी। जैसे कि मुझे अच्छे से कुछ कुछ याद पड़ रहा है यहाँ पर, जो आउट हुए थे जसकरण, और मेरे ख्याल से जो उनके कप्तान है महुआ, ये दोनों थे, और निकोलस कर्टन, ये तीनों ने आके थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करी, क्योंकि शुरू में जो कप्तान थे बाजवा साहब की, जो है उनकी विकेट जल्दी गिर गई थी पहली बॉल पे, तो फिर थोड़ी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन दिलवाल ने अच्छा खेला मेरे हिसाब से। तो 156 गुड फॉर हिम, गुड लर्निंग, साउथ अफ्रीका बेस्ट T20 साइड है भाई। और तो मेरे हिसाब से ये 3 मैचेस हो गए। अब कल हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, हम उनके प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि जी कल हमने बात की थी बॉयकॉट से रिलेटेड, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दा खुलने लगा है और पिक्चर आ रही है, और दोबारा से मार्केट गर्म हो रही है। अब ये कि जो है वो, कल आईसीसी डेलीगेशन आ गया था जी, डिप्टी डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद थे, बांग्लादेश बोर्ड भी था। और मैं हमेशा जानता हूँ कि पूरी दुनिया जानती है कि शराइत हमेशा 5-6 रखी जाती है, उन्हें पता है 5 रखोगे 2 तो मान ही लेंगे। तो टारगेट ये था कि बांग्लादेश के जी, पाकिस्तान बोर्ड ने क्या बोला था कि जी हमें 2, बांग्लादेश के वजह से हम स्टांस ले लें कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, और बांग्लादेश की सारी मांगे पूरी हो गई हैं। उन्होंने कह दिया कि जी बांग्लादेश को कंपनसेशन भी मिलेगा, बांग्लादेश में कोई सैंक्शन भी नहीं लगाया जाएगा, और तीसरी चीज, क्योंकि उन्होंने ऑप्ट आउट किया इस मॉडल को, और तीसरी चीज जो उन्होंने कही है कि बांग्लादेश को अगला आईसीसी इवेंट कोई भी होस्ट करने को मिलेगा अगले 3 साल के अंदर, चाहे वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, या फिर कोई और आईसीसी इवेंट होगा, उसमें से कोई एक इवेंट जो है आईसीसी ने वादा किया है वो उनके पास होगा, ताकि उनको जो उनका लॉस हुआ है वो बुक हो जाए। तो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। बायलैटरल पाकिस्तान तो खेलने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उन्होंने बस ऐसी शोशा मार दिया था, और उन्होंने आईसीसी ने वही जवाब दिया कि यार ये हमारी कॉल नहीं है, आईसीसी ने कहा ये बीसीसीआई की कॉल है, और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो तो उनकी गवर्नमेंट इजाजत देगी, आपकी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो आप खेल लें, शौक से खेलें, 10 मैचेस खेलेंगे, 50 खेलें आप। तो वो मुझे पता था वो अचीव भी नहीं होना उसके अंदर, ठीक है। और जो रेवेन्यू शेवेन्यू पे जो वो लोग कहानियां कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 बातें रखी गई थी, 4 में से 3 अप्रूव हो गई, पाकिस्तान शुड बी ओके। मोहसिन नकवी में भी अनाउंसमेंट में कर दी है, 1-2 दिन में आ जाएगी, लोग बुकिंग कराएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं पहली बात लेके जाऊंगा वीडियो में अपनी, जब मैंने पहली दफा बॉयकॉट की डिस्कशन की थी, कि यार ये सब एक तरह से मिली भगत लग रही है। एशिया कप के अंदर जब 3 मैचेस कराए थे, पाकिस्तान तीनों हार गया, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि यार ये तो फिर एक ही तरह के रिजल्ट हैं, तो हाइप कैसे क्रिएट की जाए। तो बांग्लादेश का एक चैप्टर मिला जिसको पकड़ के हाइप क्रिएट की गई है, और अब जो व्यूअरशिप आएगी वो बांग्लादेश की भी, जो पहले लोग नहीं देखते थे वो सारे इस मैच को देखेंगे। तो 450 मिलियन लोग वो हो गए। इंडिया की ऑडियंस, पाकिस्तान की ऑडियंस, जो लोग नहीं भी एक्सपेक्टेड थे उनके बीच में मीडिया ने, स्पेसिफिकली न्यूज चैनल्स ने, दोनों तरफ के, और सोशल मीडिया हैंडल्स ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि अब ये मैच देखा जाएगा, और बहुत ठीक ठाक टाकरा होगा इसका। तो अब जो टीआरपी पहुंचेगी ना, जो 500 मिलियन का लॉस था, वो 1000 मिलियन तो गारंटेड मैं दे रहा हूँ, सट्टे से क्या होगा मुझे नहीं पता, मैच पे बैटिंग और फिक्सिंग से। तो लेट्स सी। तो ये अब पिक्चर है, मेरे ख्याल से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी दोनों टीम्स, पीसीबी की तरफ से, तो फिर हम उसके ऊपर बात भी कर लेंगे। जनाब, कल अब इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का जो है, सॉरी, नामीबिया वर्सेस नेदरलैंड। नामीबिया अपना पहला मुकाबला खेला है नेदरलैंड से। नामीबिया की टीम स्ट्रांग है, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि उसमें डेविड वीजा है, और भी 2-3 प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो स्ट्रांग मेरे हिसाब से रखते हैं। और लेकिन नेदरलैंड ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था, तो ये एक अच्छा मैच होगा, देखने लायक होगा। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई, इट्स अ वन साइडेड गेम, जो मेरे हिसाब से बड़ा न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाएगा। यूएई में सिर्फ 2 या 3 प्लेयर है मेरे हिसाब से, रोहित वगैरह जो बॉलिंग में है, और उनके जो कप्तान है वो एक एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर है इंडिया की तरफ से, जो यूएई की तरफ से खेलते हैं, और एक पाकिस्तानी, 2 नदीम, और एक जो उनका कप्तान है। ये 3-4 प्लेयर है, और वो भी सिर्फ फुल स्टॉक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड उन्हें फंसा लेगा बड़े आराम से। इंपॉर्टेंट मैच आ गया जी, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए।
जो कि 2024 के अंदर पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। देखते हैं कल कोलंबो की विकेट क्या कहती है। उस दिन तो ग्रीन टॉप था, तो और डे मैच था। कल का मैच नाइट मैच है, जो मेरे ख्याल से श्रीलंका टाइम के मुताबिक 6:30 या 7 बजे शुरू होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम उसके बात करेंगे, टीम अनाउंसमेंट्स वगैरह के बारे में हम सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन भी किया, लेकिन काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि बाबर ने गलत शॉट खेला, कुछ बोल रहे थे कि जी मिडल ऑर्डर फ्रेजाइल है, बिल्कुल फ्रेजाइल है। कुछ कोई कह रहे हैं नाफे को लाना चाहिए उस्मान की जगह, कोई कह रहा है कि जी स्पिन ऑप्शंस पे जाना चाहिए। नहीं, अगर 2 ऑप्शन है, अगर बात अभी तक डिस्कशन ही हो रहा है, मिर्ज़ा ने 3 विकेटें ली हैं, तो मिर्ज़ा को रिप्लेस करके नसीम को लाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नसीम को ले आओ या फिर मिर्ज़ा को ड्रॉप करके उस्मान को ले आओ। यार आप बेवकूफ़ हो, मतलब आप 2 फास्ट बॉलर तो मिनिमम ले, फ़हीम अशरफ को ले लिया, लेकिन कोई भी दामाद नंबर 1 पे बात नहीं कर रहा कि 2 ओवर में 24 रन देके ग्रीन टॉप विकेट का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जो है वो उस आदमी ने किया था। कि अगर 2 ओवर में आप 23-24 रन दे रहे हो और आप 1 विकेट भी नहीं खड़का पा रहे, तो आप फारिग आदमी हैं। आपसे मतलब, और वो भी ग्रीन टॉप सीमिंग के ऊपर। आपकी लाइन कंट्रोल नहीं हो रही, आपको मतलब पता नहीं कौन सा टेस्ट मैच खेलना है कि आपको सेट होने के लिए, जैसे बाबर को सेट होने के लिए 4 बॉलें चाहिए, आपको 4 ओवर चाहिए होते हैं, लेकिन 2 ओवर के बाद तो आप भाग ही नहीं सकते। एक बॉल आपने कराई है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्पेल के अंदर, कि आपने सिर्फ प्रूव करना था कि मेरा सिलेक्शन सही है, मुझे टीम में डाल लो। उसके बाद आपकी वही हरकतें शुरू हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको शाहीन को बिठा देना चाहिए, यूएसए के मैच में रेस्ट करा दें आप। उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस देखिएगा इंडिया के मैच के अगेंस्ट क्या होती है। उसकी जगह नसीम को उसको खिलाओ और फहीम को खिलाओ। 3 बॉलर्स हैं, स्पिनर आपके पास बहुत है। साइम, नवाज, शादाब, अबरार, चारों बहुत स्पिनर्स आपके पास, तो आई वुड से, और इवन आगा खुद कर लेता है बॉलिंग। तो इन मैचेस के ऊपर हम, मेरे हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन है कि आप उस्मान को हटा के नाफे को लाओ। कुछ लोग कह रहे थे बाबर को हटा के जो है फखर को ले आओ। पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से बाबर को खिलाएंगे, इतना आसान नहीं है, उस पर मलबा डालना है। बाकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि आपको सीमर की जरूरत है। नसीम को खिला लो, शाहीन को रेस्ट दो, देखो अगले मैच में कितना जबरदस्त परफॉर्म करता है वो। उनकी जरूरत है। शादाब को मैं अभी भी ग्रांटेड नहीं कहूंगा, उसने 2 इनिंग अच्छी खेली है। उस दिन एक गलत हो गया, ठीक है, जो भी था। नवाज को भी मैं नहीं करूंगा, फहीम परफॉर्म कर रहा है। आई वुड से कि बाबर, मैं भी चाहूंगा कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ चले इंडिया के मैच से पहले। उसके बाद फिर एकदम शफल स्विच कर देना आप चाहो तो कल मैच है, उसके बाद बात करेंगे। तब तक ये पिक्चर भी हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। आप लोग प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।